C206 लिन हाओ पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अपना सिर हिलाते हुए ये जियाओ ने क्रिस्टल सिटी को टेलीपोर्ट करते हुए फॉर्मेशन गॉड सिटी को भी छोड़ दिया। क्रिस्टल सिटी में यह उनका तीसरी बार था। क्यूई परिवार के कारण क्रिस्टल सिटी में नंबर 1 परिवार के साथ उसके छोटे से संघर्ष के बारे में सोचकर ये जियो ने अपना सिर हिलाया और हंसा। यह हंसी उसके चेहरे पर प्रकट हुई और उसके लिए अज्ञात थी। कुछ मिनटों के बाद वह फिर से क्रिस्टल सिटी से बाहर चला गया। इस बार वह फेंगयून जा रहा था। वह पहले उससे हिसाब बराबर करने वाला था। ये जियाओ किसी क्षेत्र में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता था, लेकिन यह उसकी दिव्य भावना के लिए सच नहीं था। उनकी दिव्य भावना अभी तक इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि पूरे क्षेत्र को कवर कर सके। शायद यह केवल एक स्वर्गीय संत द्वारा ही किया जा सकता है, और यदि किसी की दिव्य भावना सुबह के सितारों की पूरी भूमि को कवर कर सकती है तो उसे कम से कम एक उस ओवरऑल ऑड संत या यहाँ तक कि 9 विशाल मूल सागर क्षेत्र का एक योद्धा होना चाहिए। लेकिन ये जियाओ कोई साधारण आदमी नहीं था। उसके हाथ में कुछ और विकल्प हैं। वह पूरे क्षेत्र को कवर करने के लिए क्रिएशन फोर्स यूनिवर्सिटी का उपयोग कर सकता था और क्षेत्र के हर कोने में हर एक व्यक्ति का आसानी से निरीक्षण कर सकता था। वह मॉर्निंग स्टार्स से भी संपर्क कर सकता है और मदद मांग सकता है, और ये जियो ने यह विकल्प चुना। क्रिएशन फोर्स यूनिवर्सिटी का उपयोग करने का अर्थ है मॉर्निंग स्टार्स से एक क्षेत्र का नियंत्रण चुराना। हालांकि वह जानता था कि मॉर्निंग स्टार्स कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि अराजकता ये जियाओ के पक्ष में है, फिर भी वह नहीं चाहता कि मॉर्निंग स्टार्स उसे गलत समझे, इसलिए मदद मांगना बेहतर है। हालांकि मॉर्निंग स्टार्स से मदद मांगने से पहले ये जियो ने पहले सभी कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए मॉर्निंग स्टार्स की मदद करने का फैसला किया। इस तरह अगर मॉर्निंग स्टार्स उसके अनुरोध को अस्वीकार करना भी चाहे तो वे पहले कई बार सोचेगा, और इसलिए ये जियाओ ने एक बड़े क्षेत्र को कवर करने और वहां किसी कीड़े की तलाश करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करना शुरू कर दिया। अगर है तो वह यूनिवर्स एसेंस फ्लेम की मदद से तुरंत उनसे छुटकारा पा लेगा और काम करने के बाद वे अगले स्थान पर टेलीपोर्ट कर देगा, और ऐसे ही सैकड़ों हजारों कीड़ों को खत्म करने में उसे पूरा दिन लग गया। वाह पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये जियाओ चारों दिशाओं से बड़ी दीवारों से घिरे एक विशाल शहर के सामने प्रकट हुआ। इस शहर को स्टार फॉरेस्ट सिटी कहा जाता था और यह स्टार फॉरेस्ट क्षेत्र का केंद्र भी था। ऐसा कहा जाता है कि इस शहर की स्थापना सम्राट स्टार फॉरेस्ट ने अपने उत्कर्ष काल में की थी। यह आखिरी शहर था जहां यह जियाओ कीड़े से छुटकारा पाने के लिए पहुंचा था। हालांकि उनकी दिव्य भावना एक क्षेत्र को कवर नहीं कर सकी, लेकिन इस स्टार फॉरेस्ट सिटी को कवर करना कोई समस्या नहीं है। उसने आसानी से पूरे शहर को घेर लिया। क्या ये जियाओ ने पहले तो हैरान करने वाली अभिव्यक्ति प्रकट की, लेकिन जितना अधिक उसने इस शहर के अंदर की स्थिति को देखा, उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही बदल गई। इस शहर में कई चीजें देखकर वे हैरान रह गया। सबसे पहले उन्होंने जून लिंगजी, लिंगयू और अन्य लोगों को एक रेस्तरां में आराम से बैठकर खाना खाते और शराब पीते हुए पाया। उन्होंने यहाँ फेंगयून की भी खोज की। अब उसे मॉर्निंग स्टार्स से मदद नहीं मांगनी पड़ेगी। फेंगयून वर्तमान में शक्तिशाली लोगों के एक समूह का पीछा कर रहा था। उन लोगों की आभा से ये जियो बता सकता था कि वे ब्लड शैडो टावर से संबंधित हैं। ये जियाओ ने सम्राट स्टार फॉरेस्ट की भी खोज की, जिसे वे नहीं पहचानता था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली अत्यंत प्रभावशाली आभा के कारण वे उसकी पहचान का अनुमान लगा सकता था। हालांकि अगर किसी चीज ने वास्तव में ये जियो को गहरा झटका दिया
तो वे एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की उपस्थिति थी जिसके चेहरे पर गहरा निशान था और उसकी पीठ पर सफेद कपड़े में एक लंबी तलवार लिपटी हुई थी। गुजिंग्यू की नजर में यह अधेड़ उम्र का आदमी उसका मालिक था। पोकेहुआ की नजर में यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति रहस्यमय मिस्टर लिन था। लेकिन ये जियाओ की नजर में यह अधेड़ उम्र का आदमी लिन हाओ था। लिन हाओ कौन है? लिन हाओ वह व्यक्ति है जो अपने शुरुआती दिनों में ये जियो के साथ मिलकर मजबूत हुआ। लिन हाओ और ये जियाओ दोनों स्वर्ग एक स्रोत ब्रह्मांड से आए थे। लिन हाओ को गॉड स्लेइंग तलवार प्राप्त हुई और यह उसकी आकस्मिक मुठभेड़ थी। दूसरी ओर ये जियाओ को हेवनली पर्ल प्राप्त हुआ जिसने उसकी किस्मत बदल दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लिन हाओ दिव्य तलवार सम्राट का पुनर्जन्म था जबकि ये जियो स्वर्ग के साथ से पैदा हुआ था। बेशक हर कदम की योजना स्वर्ग द्वारा सावधानी पूर्वक बनाई गई थी। जब ये जियाओ स्वर्ग से बाहर आया तो वे केवल रानी को अपने साथ लाया। वे लिन हाओ या किसी अन्य व्यक्ति को स्वर्ग के बाहर कभी नहीं लाया। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। स्वर्ग या कोई भी स्रोत ब्रह्मांड कभी भी एक आत्मा को अपने क्षेत्र में रहने की अनुमति नहीं देता है। ये जियाओ एक अपवाद था क्योंकि हेवंस को पता था कि वे ये जियो को कभी भी रोक नहीं सकते हैं और यह मुख्य रूप से तब हुआ जब हेवंस के साथ ये जियो का संबंध दबंग गॉड क्रिस्टल द्वारा पूरी तरह से मिटा दिया गया था। अब जब लिन हाओ सुबह के सितारों की भूमि में थे तो इसके केवल 3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहले लिन हाओ ने एक रास्ता खोजा, स्वर्ग के खिलाफ जाकर उसकी तरह ही स्वर्ग को ललकारा, लड़ाई जीती और स्वर्ग छोड़ने का अवसर प्राप्त किया। दूसरा, किसी शक्तिशाली ने स्वर्ग में प्रवेश किया और तलवार के रूप में लिन हाओ की भयानक उपलब्धि को देखने के बाद वे लिन हाओ को स्वर्ग से बाहर ले आए। तीसरा, स्वर्ग को कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण स्वर्ग कमजोर हो गया या उसकी ब्रह्मांडीय झिल्ली टूट गई और लिन हाओ ने अवसर का लाभ उठाते हुए स्वर्ग से बाहर आ गए। अब प्रश्न यह था कि कौन सा विकल्प सत्य है। ये जियाओ विश्वास करना चाहता था कि पहला विकल्प सच है, लेकिन उसका दिल उससे कुछ और ही कह रहा था। किसी कारण से उसे लगा कि कुछ बहुत गलत है। उसी समय उसके हृदय में एक अज्ञात भय ने जन्म ले लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ भयानक सोचा हो और उसकी आंखों से डर झलक रहा हो। ये जियाओ भयभीत हो गया क्योंकि वह डर गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उसने सोचा कि स्वर्ग को कुछ हो गया होगा तो उसकी पत्नियां और बच्चे सभी बड़े खतरे में पड़ गए होंगे। ये जियाओ ने भी अपनी आंखों पर संदेह किया, यह सोचकर कि वह सही नहीं हो सकता है। यह संभव है कि यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति लिन हाओ नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो लिन हाओ जैसा दिखता है। आखिरकार स्वर्ग से बाहर निकलना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, लेकिन जब उसने महसूस किया कि लिन हाओ के शरीर से तेज आभा आ रही है और उसकी पीठ पर तलवार है जो उसे एक बहुत ही परिचित एहसास दे रही है, भले ही वह स्पष्ट रूप से सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी, ये जियो ने पुष्टि की कि यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति निश्चित रूप से लिन हाओ है। कितना समय हो गया ये जियाओ को अभी भी याद है कि उसने आखिरी बार लिन हाओ को कब देखा था। हालांकि तब तक वे दोनों हजारों साल तक जीवित रहे थे। लिन हाओ अभी भी एक युवा व्यक्ति की तरह दिखते थे, लेकिन अब वह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति में बदल गया है जिसके चेहरे पर गहरा घाव है। जाहिर है बहुत लंबा समय बीत चुका है। ये जियाओ ने अपनी मुट्ठी भींच ली और पहले लिन हाओ से मिलने का फैसला किया। उन्होंने कुछ समय के लिए फेंग यून को नजरअंदाज कर दिया। वह बहुत बुरी तरह से पुष्टि करना चाहता था कि लिन हाओ वास्तव में वही है जिसे वह जानता है। वह यह भी सुनिश्चित करना चाहता था कि स्वर्ग के साथ कुछ भी बुरा न हो। शायद इसलिए कि ये जियो ने लिन हाओ की खोज की,
वे भूल गया कि वह पूरे स्टार फॉरेस्ट सिटी की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए अपनी दिव्य भावना का उपयोग कर रहा था। और वर्तमान में स्टार फॉरेस्ट सिटी विभिन्न शक्तिशाली विशेषज्ञों का केंद्र था। जून लिंगजी और लिंग यू को छोड़कर अन्य महिलाओं ने भौहें चढ़ा दी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे यह महसूस कर सकते थे कि कोई उन्हें दैवीय भावना से देख रहा है। दैवीय भावना वाले किसी व्यक्ति का गुप्त रूप से अवलोकन करना एक बड़ा वर्जित है, मुख्य रूप से जब जून लिंगजी जैसे विशेषज्ञों और फ्रेग्रेंस पीच फेयरीलैंड की महिलाओं की बात आती है। जू लिंगजी और अन्य लोग क्रोधित थे और जैसे ही वे कार्रवाई करने वाली थी और यह देखना चाहती थी कि कौन उन पर जासूसी करने के लिए इतना अभिमानी होने का साहस कर रहा है, उन्हें दिव्य संवेदना से जबरदस्त भावनाओं का एहसास हुआ। एक पल के लिए दिव्य संवेदना अचानक बहुत कमजोर हो गई और पूरी तरह से गायब होने से पहले उन पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर दिया। उन्होंने भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन दिव्य इंद्रिय से महसूस की गई भावनाओं को समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने कम से कम इस बात की पुष्टि की कि वे दिव्य इंद्रिय के लक्ष्य के स्वामी नहीं थे। इससे उन्हें राहत मिली और उन्होंने अब कोई कार्यवाही करने पर विचार नहीं किया। वे चुपचाप एक बार फिर खाना पीना शुरू कर दिए। एम्परर स्टार फॉरेस्ट के साथ भी यही सच था। उसे यह भी महसूस हुआ कि कोई उस पर जासूसी कर रहा है, लेकिन जब वे कार्रवाई करने ही वाला था, दिव्य संवेदना अपना ध्यान खो बैठी और बहुत जल्द गायब हो गई। सम्राट स्टार फॉरेस्ट ने भी दिव्य संवेदना से भावनाओं को महसूस किया जिसने उन्हें कार्यवाही करने से रोक दिया, और विराम के इस क्षण के कारण दिव्य भावना गायब हो गई। अब वे उस दिव्य भावना के मूल स्वामी को कभी नहीं ढूंढ सका। सम्राट स्टार फॉरेस्ट अब इस मामले पर ध्यान नहीं देता। जून लिंगजी की तरह ही सोचता है कि दिव्य संवेदना का लक्ष्य वह नहीं बल्कि कोई और था। उसने एक बार फिर वही करने पर ध्यान केंद्रित किया जो वह पहले कर रहा था, और जो कुछ भी हुआ उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइटमैप दान करें सी 207/6207 मुआवजा पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन इंसुलक सब। अगर आपको हाई शुगर की समस्या है तो ये उपाय करें। 753 ये जियाओ लिनहाओ को टेलीपोर्ट करने ही वाला था कि अचानक उसने कीड़ों का एक समूह देखा। तभी उसे याद आया कि इस शहर में छिपे कीड़ों से उसे अभी भी छुटकारा नहीं मिला है। भूल जाओ, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। लिनहाओ से मिलने से पहले मैं कीड़ों से छुटकारा पालूंगा, और इसके साथ ही वह गायब हो गया। स्टार फॉरेस्ट सिटी के बाजार क्षेत्र में एक छोटी सी दुकान थी। यह दुकान रसायन विद्या की अनेक सामान्य सामग्रियों से भरी हुई थी। कोई भी यही सोचेगा कि यह दुकान कुछ और नहीं बल्कि जीविकोपार्जन के लिए जड़ी बूटियां और औषधीय फल बेचने वाली एक सामान्य दुकान है। हालांकि यह कोई नहीं जानता कि इस दुकान में बहुत बड़ा राज छिपा है। वहां एक गुप्त दरवाजा था जो भूमिगत की ओर जाता था जहां कीड़े इकट्ठा होते थे। यह वर्म्स के एक समूह का गुप्त अड्डा था, और अभी सैकड़ों वर्म्स किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर रहे थे। छिपे रहने के लिए भूमिगत स्थान को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग करने के लिए कई शक्तिशाली संरचनाओं का उपयोग किया गया था। इस भूमिगत स्थान का कोई भी पता नहीं लगा सका। कहा जा सकता है कि ये कीड़े सचमुच बदकिस्मत थे। ये जियाओ ने ठीक उसी समय पूरे शहर को अपनी दिव्य भावना से ढक दिया जब एक कीड़ा भूमिगत स्थान में प्रवेश कर रहा था। वह एकमात्र क्षण था जब संरचना में एक अंतर खोला गया था, और सैकड़ों कीड़ों की खोज करने से पहले ये जियाओ की दिव्य भावना संरचनाओं की परतों से गुजरी थी। उसके बाद एक कीड़ा भूमिगत स्थान में प्रवेश कर गया, अंतर बंद हो गया और ये जियाओ की दिव्य भावना कट गई। लेकिन ये जियाओ ने पहले ही उस गुप्त भूमिगत स्थान की खोज कर ली थी।
वह बस वहां टेलीपोर्ट कर सकता था। कोई भी संरचना उसे भूमिगत अंतरिक्ष के अंदर टेलीपोर्टिंग से नहीं रोक सकती थी। इस भूमिगत स्थान में कीड़ों के लिए यह पता चला कि वे स्थानिक डोमेन के बारे में बात कर रहे थे, और उस अज्ञात डोमेन का पता कैसे लगाया जाए। वे समय और स्थान से संबंधित खजाने के बारे में भी जान चुके थे और हर कीमत पर उस खजाने को प्राप्त करना चाहते थे। उन्हें डर था कि अगर इंसानों ने वह खजाना हासिल कर लिया तो सुबह के सितारों की भूमि को जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जियाओ ने आज स्टार वन क्षेत्र से सभी कीड़ों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कार्यवाही की थी। वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि पूरे क्षेत्र में उनके अलावा और कोई कीड़े नहीं बचे थे। जैसे ही वे चर्चा कर रहे थे, एक रोशनी चमकी और ये जियाओ प्रकट हो गया। उसकी उपस्थिति ने हर कीड़े को चौंका दिया और उनका ध्यान आकर्षित किया। कौन? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये जियाओ ने उन पर अपना समय बर्बाद नहीं किया, इसलिए वर्म द्वारा उससे सवाल किए जाने का इंतजार किए बिना उसने पूरे भूमिगत स्थान को यूनिवर्स एसेंस फ्लेम से प्रज्वलित कर दिया। जैसे ही ब्रह्मांड सार ज्वाला भड़की, न केवल सभी कृमियों का अस्तित्व समाप्त हो गया, बल्कि भूमिगत स्थान भी पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इन कीड़ों से निपटने के बाद ये जियो स्टोर में दिखाई दिए और स्टोर के मालिक से भी छुटकारा पा लिया। यदि यह व्यक्ति नहीं होता तो वर्म्स को स्टार फॉरेस्ट सिटी में एक बैठक स्थल बनाने के लिए एक भूमिगत स्थान कैसे मिल सकता था? इससे ये जियो को 3 क्षेत्रों से कीड़ों से पूरी तरह छुटकारा मिल जाता है। ये 3 क्षेत्र थे क्लाउडी स्काई क्षेत्र, रेड स्टार क्षेत्र और स्टार वन क्षेत्र। रेड स्टार क्षेत्र के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने क्लाउडी स्काई क्षेत्र के कीड़ों से छुटकारा पा लिया था। अब लिन हाओ से मिलने का समय आ गया था। ये जियाओ दुकान के बाहर चला गया और एक घर की ओर चला गया जहां लिन हाओ गुजिंग्यू को तलवारबाजी सिखा रहा था। हालांकि इसे भाग्य ही कहा जा सकता है। इससे पहले कि ये जियाओ वहां जा पाता, उसने फेंगयू को कहीं जाते देखा। जब ये जियो ने फेंगयू को देखा तो फेंगयू ने भी ये जियो को देखा। वे दोनों रास्ते में रुक गए और उनकी आंखों से भयंकर प्रकाश निकलने लगा। फेंगयून, अब हमारा हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। लिंग जियाओलोंग, मुझे मेरा दिव्य विध्वंसक रैंक वाला खजाना वापस दे दो। दोनों ने एक साथ चिल्लाकर लोगों का ध्यान खींचा। क्या तुमने सुना? उस व्यक्ति ने दिव्य विध्वंसक रैंक वाला खजाना मांगा। हाँ, मैंने भी ऐसा सुना है। क्या उस व्यक्ति के पास सचमुच दिव्य विध्वंसक रैंक वाला खजाना है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वह झांसा दे रहा होगा। मुझे लगता है कि वे दोनों जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और इसलिए प्रसिद्ध होने के लिए यह खेल खेल रहे हैं। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। किसी के पास दिव्य विध्वंसक रैंक वाला खजाना कैसे हो सकता है? आसपास के लोगों ने तुरंत ये जियाओ और फेंगयून की ओर इशारा करते हुए बात करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। फेंगयून को एहसास हुआ कि वे हावेगी था। वे मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपने बड़े मुंह पर थप्पड़ मारना चाहता था। मेरे पीछे आओ। ये जियाओ ने गहरी सांस ली, बोला और जाने के लिए मुड़ा। फेंगयून ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये जियो का अनुसरण करना शुरू कर दिया। जल्द ही वे एक एकांत कोने में पहुंच गए। ये जियाओ ने फेंगयून को गुस्से से देखा और बोला, आप क्या बकवास कर रहे हैं? आपने वास्तव में मुझे फंसाने की हिम्मत की और दिव्य विध्वंसक खजाने के साथ भाग गए, और अब आप इसे पाने के लिए मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। उन दोनों के बीच कभी भी संघर्ष नहीं होता अगर फेंगयून ने अपने इच्छित खजाने को प्राप्त करने के लिए ये जियो का उपयोग करने की कोशिश नहीं की होती। उन दोनों के बीच पहले तो अच्छी दोस्ती थी, लेकिन फेंगयून ने सब कुछ नष्ट कर दिया जब उसने ये जियो का इस्तेमाल किया और उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया।
हालांकि ये जियाओ ने फेंग यून को मारने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन वे इस आदमी को आसानी से माफ भी नहीं करने वाला था। इससे पहले कि मैं तुम्हें वहां फंसा हुआ छोड़ूं, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुम बाहर आओगे मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। हमारे बीच मामला शांत होने दो, और मैं तुम्हें वे सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। बेशक तुम्हें मुझे वह दिव्य विध्वंसक देना होगा। खजाने को प्रथम स्थान दिया गया। जहां तक मुआवजे की बात है, भले ही आप मुझसे मॉर्निंग स्टार्स को जीतने में मदद करने के लिए कहें, मैं ऐसा करूंगा और आपको इस भूमि का शासक बना दूंगा। हालांकि फेंग यून की बातें बहुत अहंकारी लगती हैं, लेकिन उनमें यह कहने की क्षमता थी। एक महान व्यक्ति के बेटे के रूप में वे वास्तव में ये जियाओ को सुबह के सितारों की भूमि को आसानी से जीतने में मदद कर सकता था। ये जियाओ को अचानक एक विचार आया, फेंग यून के साथ दुश्मन बनने की रहमत क्यों उठाई जाए जबकि उसे उससे बहुत फायदा हो सकता है। इसके अलावा वे फेंग यून को मारने में सक्षम नहीं हो सकता है। लगभग 1 साल पहले फेंग यून पहले से ही एक महान संत थे। वह बस अपना खेती का आधार छिपा रहा था। अब तक उसकी ताकत फिर से थोड़ी सी बढ़ गई होगी। इसके अलावा एक महान व्यक्ति का इकलौता बेटा होने के नाते फेंग यून के पास कई मजबूत तुरुप के पत्ते कैसे नहीं हो सकते थे। मॉर्निंग स्टार्स की भूमि पर आने का उनका उद्देश्य दिव्य विध्वंसक रैंक वाला खजाना प्राप्त करना था। यह एक ऐसा खजाना है जिससे अनगिनत लोग ईर्ष्या कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक महान व्यक्ति के पास भी ऐसे 1 या 2 खजाने ही हो सकते हैं। जब फेंग यून शर्त जीतने के बाद भी अपना लक्ष्य हार गया तो वे चिंतित कैसे नहीं हो सकता था। यह महसूस करने के बाद कि उसने गलती की है और दिव्य विध्वंसक रैंक वाले खजाने के बजाय दिव्य आत्मा रैंक वाला खजाना प्राप्त कर लिया है, फेंग यून ने ये जियों की तलाश शुरू कर दी। वह सबसे पहले खंडहर के पास गया और एक बार फिर से इसका पता लगाने का फैसला किया, लेकिन खंडहर पहले ही ढह चुका था और अब इसका पता नहीं लगाया जा सकता था। फेंग यून के पास निराशा में वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन ये जियाओ के शक्तिशाली साधनों और क्षमताओं को याद करते हुए उसे विश्वास था कि ये जियाओ बच गया होगा। उसकी नजर में उसने पहले ही ये जियाओ की ताकत को मंजूरी दे दी थी। वह जानता था कि ये जियाओ आसानी से मरने वाला व्यक्ति नहीं है। चूंकि यह मामला है, उसने ये जियाओ की तलाश शुरू कर दी और जितनी भी जानकारी वह कर सकता था जुटानी शुरू कर दी। लेकिन आखिर में उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हुआ। आज जब उसने आश्चर्यजनक रूप से ये जियाओ को फिर से देखा तो वह शांत नहीं हो सका और उसने तुरंत खजाना मांगा। ये जियाओ ने पहले ही तय कर लिया था कि मुआवजे के रूप में क्या मांगना है। उन्होंने कहा, क्या आप लैंड ऑफ मिस्टिक फॉल्स का स्थान जानते हैं? मिस्टिक फॉल्स की भूमि फेंग यून ने भौहें चढ़ा दी और फिर अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा, मैंने इस भूमि के बारे में पहले कभी नहीं सुना है, लेकिन स्थान का पता लगाना बहुत आसान है। मैं अपने पिता से कैओस का नक्शा देने के लिए कह सकता हूँ। कैओस के मानचित्र में प्रत्येक भूमि का स्थान और प्रमुख बिंदु अंकित हैं। उस नक्शे पर उन जमीनों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। अगर आप चाहें तो मैं वह नक्शा आपको दे सकता हूँ। आपको बता दूं, अराजकता का नक्शा बहुत महंगा है और इसे एक खजाना भी माना जाता है। हो सकता है कि आप करोड़ों ऊर्जा वाले पत्थरों के साथ भी अराजकता का नक्शा खरीदने में सक्षम ना हो। यह सुनते ही ये जियाओ की आंखें चमक उठीं। यदि उन्होंने सचमुच मुआवजे के रूप में यह नक्शा मांगा तो यह इसके लायक कहा जा सकता है। लेकिन यह जियाओ और अधिक चाहता था। वह निश्चित रूप से इस मामले को तब तक शांत नहीं होने देगा जब तक कि वह फेंग यून को किसी बहुत कीमती चीज को खोने के दर्द का स्वाद न चखा दे। ठीक है, यह पहली चीज है जो मैं मुआवजे के रूप में चाहता हूँ, ये जियाओ ने कहा।
पहली बात, फेंग यून अचंभित रह गया। क्या आपका मतलब यह है कि आप कुछ और भी चाहते हैं? फेंग यून को देखकर मुस्कुराते हुए ये जियाओ ने एक धूर्त मुस्कान दिखाई। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे एक वादा करें। आप मुझे अपने पिता के खजाने से एक खजाना चुनने देंगे? क्या आप फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें? संपर्क करें साइट मैप दान करें सीड 108CH208 गोल्डन यूनिवर्स सोर्स सीड पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या फेंग यून ने ये जियाओ को ऐसे देखा जैसे वे किसी पागल व्यक्ति को देख रहा हो? सच कहूं तो उसने ये जियाओ के अनुरोध के इतने चरम होने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये जियाओ अपने पिता के खजाने से खजाना कैसे मांग सकता है? यह जानना होगा कि उसके पिता एक महान व्यक्ति हैं। उसके खजाने में मौजूद खजाना निश्चित रूप से कोई सामान्य चीज नहीं है। एक पल के लिए फेंग यून को ये जियाओ के अनुरोध को अस्वीकार करने का मन भी हुआ। ये जियाओ को इस तरह मुआवजा देने से बेहतर होगा कि ये जियो को दिव्य विध्वंसक रैंक वाला खजाना अपने पास रखने दिया जाए। कौन जानता है कि समय आने पर ये जियाओ किस तरह का खजाना ले जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उसके पिता का खजाना है, उसका नहीं। अगर वह मान भी जाए तो पता नहीं उसके पिता सहमत होंगे या नहीं। इसके अलावा अगर वह अपने पिता की सहमति के बिना ये जियाओ के अनुरोध पर सहमत होता है तो उसे डर है कि उसके पिता उसे गंभीर रूप से दंडित करेंगे। वह ये जियाओ को अस्वीकार करने वाला था, लेकिन फिर उसने ये जियाओ के चेहरे पर भाव और उसकी आंखों में भाव देखा। वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि जब तक वह ये जियो को अस्वीकार करता है ये जियो तुरंत चला जाएगा और उसे दिव्य विध्वंसक रैंक वाला खजाना वापस नहीं देगा। वह परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अंत में उसने अपने दांत पीस लिए और ये जियाओ की शर्तों से सहमत हो गया। साथ ही वह मन ही मन ये जियाओ को कोस रहा था कि वह जितना पचा सकता था उससे अधिक ही मांग कर रहा था। अब मुझे मेरा दिव्य विध्वंसक रैंक वाला खजाना वापस दे दो। ये जियाओ ने कुछ देर सोचा और एक सफेद गेंद निकाली जो रबर की गेंद लग रही थी। इनमें से दो गेंदें थीं, लेकिन उनमें से एक को फेंग यून ने छीन लिया। ये जियाओ ने कभी भी गेंद नहीं खोली और अंदर क्या है इस पर नजर नहीं डाली। उसने गेंद को केवल अपनी स्थानिक रिंग में रखा और इसके बारे में भूल गया। अगर फेंग यून ने उससे खजाना नहीं मांगा होता तो ये जियाओ को याद भी नहीं होता कि उसके स्थानिक रिंग के अंदर इस तरह का खजाना है। फेंग यून की आंखें तेज रोशनी से चमक उठीं। जिस खजाने को वह सबसे ज्यादा चाहता था वह अब उसके सामने था। यह पहला दिव्य विध्वंसक रैंक वाला खजाना होगा जो उसके पास होगा। यह देखते हुए कि फेंग यून कितना उत्साहित हो गया है, ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया और रबर की गेंद उस पर फेंक दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फेंग यून ने तुरंत गेंद पकड़ ली और हंसने लगे। फिर उसने कहा, क्या तुम देखना चाहते हो कि इस गेंद के अंदर कैसा खजाना है? ये जियाओ को यह बहुत अजीब लगा। उसने फिर पूछा, जब तुमने उस खंडहर के अंदर खजाना खोजने में मेरी मदद मांगी तो मैंने तुमसे एक सवाल पूछा। मैं अब फिर से तुमसे वही सवाल पूछने जा रहा हूँ। क्या तुम सच में डरते नहीं हो कि मैं भाग जाऊंगा? खजाना। फेंग यून ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। यह उनका एकमात्र उत्तर था। फिर उसने एक तेज चाकू निकाला और गेंद को बीच से काटना शुरू कर दिया। जल्द ही एक जगह कट गई। प्रकाश का एक छोटा सा बिंदु गेंद से बाहर निकला और फैलने और छटपटाने लगा। जल्द ही एक सुनहरे सिब में बदल गया। इस सुनहरे सिब की सतह पर अजीब सी रेखाएं थीं और ये रेखाएं तारों की तरह चमक रही थीं, जो इस सिब को बहुत ही रहस्यमयी रूप दे रही थीं। यह है, ये जियाओ हैरान था।
क्या यह वास्तव में दिव्य विध्वंसक रैंक वाला खजाना है? एक सेब। दूसरी ओर हैंग यून का शरीर कांपने लगा। वह काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। यह वास्तव में स्वर्णिम ब्रह्मांड स्रोत बीज है, गोल्डन यूनिवर्स और सीड। आपका क्या मतलब है? यह क्या है? ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी। उसने कभी ऐसी चीज के बारे में नहीं सुना था, लेकिन इसके नाम से ऐसा लगता है कि यह बहुत ही दुर्लभ खजाना है और इसमें किसी तरह एक सोर्स यूनिवर्स शामिल है। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। क्या तुम सच में नहीं जानते कि यह खजाना क्या है? फेंग यून ने ये जियाओ को अजीब तरह से देखा और पूछा। यह ऐसा था मानो ये जियाओ को इस खजाने के बारे में पता होना चाहिए। क्या मुझे यह जानना होगा? ये जियाओ ने भौहें चढ़ाकर पूछा। नहीं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सचमुच? फेंग यून ने अपना सिर हिलाया और विस्तार से बात करना शुरू किया। आपको सोर्स यूनिवर्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन विशाल अराजकता में अनगिनत स्रोत ब्रह्मांड है, लेकिन प्रत्येक स्रोत ब्रह्मांड एक दूसरे से बहुत दूर है। अराजकता के शून्य में गहराई से छिपा हुआ है। आमतौर पर जीवन काल में एक स्रोत ब्रह्मांड को ढूंढना भी प्रशंसा के लायक उपलब्धि मानी जा सकती है। अराजकता में ऐसे लोग हैं जिन्हें यूनिवर्स हंटर्स कहा जाता है। उनका एकमात्र काम सोर्स यूनिवर्स को ढूंढना और यूनिवर्स हंटर एसोसिएशन को समाचार भेजना है, जो एक बहुत ही रहस्यमय संगठन है। इस संगठन के उच्च अधिकारियों ने एक बहुत ही अनोखी और अजीब क्षमता में महारत हासिल की है। वे ब्रह्मांड को नुकसान पहुंचाए बिना एक स्रोत ब्रह्मांड को बरकरार रखते हैं और इसे छोटे आकार में संपीड़ित करना शुरू करते हैं। एक लंबी और रहस्यमय प्रक्रिया के बाद वे एक पूरे स्रोत ब्रह्मांड को एक छोटे सुनहरे सिब में बदल देते हैं और उस सिब को गोल्डन यूनिवर्स स्रोत कहा जाता है। बीज भले ही यूनिवर्स हंटर्स एसोसिएशन लाखों वर्षों से अराजकता में है, लेकिन गोल्डन यूनिवर्स सोर्स सीड्स बहुत कम है। यही कारण है कि गोल्डन यूनिवर्स सोर्स सीड्स बहुत दुर्लभ खजाने हैं। ये जियाओ ने अंततः समझ में सिर हिलाया और वह यह जानकर अवाक रह गया कि वहां अराजकता में एक ऐसा रहस्यमय संगठन है। चौंकाने वाली बात यह है कि लोग स्रोत ब्रह्मांडों पर कब्जा कर सकते हैं और उन्हें सुनहरे सिब में बदल सकते हैं, लेकिन इस गोल्डन यूनिवर्स सोर्स सीड का क्या उपयोग है? इस गोल्डन यूनिवर्स सोर्स सीड को एक दिव्य विध्वंसक रैंक वाला खजाना क्या बनाता है? ये जियाओ पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लिंग जियाओ लोंग, क्या तुम सच में कुछ नहीं जानते हो? फेंग यून ने आप भरी और ये जियाओ के कुछ कहने का इंतजार किए बिना उन्होंने समझाया। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि इस सेब जैसे दिखने वाले बीज के अंदर एक संपूर्ण ब्रह्मांड मौजूद है। यह अपने आप में इसे एक बहुत ही दुर्लभ खजाना बनाता है। दूसरी बात, गोल्डन यूनिवर्स सोर्स सीड का उपयोग अपने स्वयं के ब्रह्मांड के साथ एक हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। मेरा मतलब है, अगर मैं इस गोल्डन यूनिवर्स सोर्स सीड को एक तलवार में मिला दूं, भले ही वह तलवार सिर्फ एक एम्पायरियन रैंक वाला खजाना हो, यह होगा सीधे एक दिव्य विध्वंसक रैंक वाले खजाने में विकसित होगा। इतना ही नहीं, उस तलवार के अंदर एक ब्रह्मांड भी छिपा होगा। आप उस ब्रह्मांड का उपयोग समय समय पर उस ब्रह्मांड के सार स्रोत को संग्रहित करने के लिए भी कर सकते हैं। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इसे निगल लें। आप इस सिब पर इन चमकती रेखाओं को देख सकते हैं। ये रेखाएं दिव्य शिलालेख मास्टर द्वारा बनाई गई हैं। ये रेखाएं अराजकता से अराजकता ऊर्जा को अवशोषित करती हैं और एक निश्चित अवधि के बाद ब्रह्मांड को अपने स्रोत को पुनर्प्राप्त करने में मदद करती हैं। इस तरह ब्रह्मांड का सार ब्रह्मांड को नुकसान पहुंचाए बिना लगातार कटाई की जा सकती है, लेकिन ये गोल्डन यूनिवर्स सोर्स सीड के सबसे कम उपयोग हैं। कई महत्वपूर्ण उपयोग हैं।
उनमें से एक यह है कि आप गोल्डन यूनिवर्स सोर्स सीड का उपयोग एक अलग आयाम बनाने के लिए कर सकते हैं जो विशेष रूप से आपका होगा। केवल आपके पास होगा उस आयाम तक पहुंच। उस आयाम का उपयोग किसी संगठन या बल के लिए आधार के रूप में किया जा सकता है, और उस आयाम के अंदर आप शासक होंगे। लेकिन गोल्डन यूनिवर्स सोर्स सीड का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग यह है कि इसे परिष्कृत करने के बाद अराजकता के शून्य में लगाया जा सकता है। जब गोल्डन यूनिवर्स सोर्स बीज परिपक्व हो जाएगा, तो बीज के अंदर छिपा ब्रह्मांड एक बार फिर सतह पर आएगा और एक को जन्म देगा, शुद्ध ब्रह्मांड जहां जीवन खिलेगा। आप उन जीवन रूपों को साधना का ज्ञान दे सकते हैं और उन्हें विकसित होने देंगे, और आप उस स्रोत ब्रह्मांड से अपने संबंध के माध्यम से उन जीवन रूपों से प्रतिक्रिया प्राप्त करेंगे। आपकी साधना की गति भी आसमान छू सकती है, क्योंकि आप इसके स्वामी हैं। स्रोत ब्रह्मांड के अंदर हर एक जीवन रूप आपका हिस्सा बन जाता है। आप उन जीवन रूपों से जीवन ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं और उनका उपयोग शारीरिक और गंभीर चोटों को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। आत्मा, जीवन काल बढ़ाना, बुढ़ापा रोकना और भी बहुत कुछ। वास्तव में गोल्डन यूनिवर्स सोर्स सीड के कई उपयोग हैं। ये जियाओ ने कभी नहीं सोचा था कि गोल्डन यूनिवर्स सोर्स सीड इतना अद्भुत खजाना होगा। सबसे मूल्यवान उपयोग निश्चित रूप से इसे शून्य में रोपना है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसके नाम में बीज शब्द है। उन जीवन रूपों के बारे में क्या जो पहले से ही अंदर थे। जब यूनिवर्स हंटर्स को सोर्स यूनिवर्स मिला, ये जियाओ ने फिर पूछा। शुद्ध ब्रह्मांड को स्वर्ण ब्रह्मांड स्रोत बीज में बदलने की प्रक्रिया के दौरान उन जीवन रूपों का बलिदान दिया जाता है। ये जियाओ ने समझने में सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने उन जीवन रूपों पर दया की लेकिन उनके बारे में ज्यादा महसूस नहीं किया। इसका मुख्य कारण यह था कि वह जानता था कि हर दिन खरबों लोग मारे जा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि लोग तमाम मौतों से अनजान हैं। यदि वह सबके प्रति सहानुभूति रखने लगे तो वह मूर्ख होगा। यह साधना का तरीका है और चीजें इसी तरह काम करती हैं। लोगों को लाभ के लिए मार दिया जाता है, लोगों को मनोरंजन के लिए मार दिया जाता है, लोगों को बदला लेने के लिए मार दिया जाता है, और लोगों को जांच के लिए मार दिया जाता है। संक्षेप में, ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से हर दिन लोग मारे जा रहे हैं। कोई भी वास्तव में हर किसी के प्रति सहानुभूति नहीं रख सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करें सी 209 हान जियांग खतरे में। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन स्लिम केयर। अब 5 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें 638। जब ये जियाओ फेंगयून के साथ बात कर रहा था, दूर बादलों वाले आकाश क्षेत्र में एक माँ को अपनी जान बचाने के लिए भागते देखा जा सकता था। मधुमक्खियों का झुंड उसका पीछा कर रहा था और एक अधेड़ उम्र का आदमी मधुमक्खियों के इस झुंड को नियंत्रित करता दिख रहा था। यह दौड़ और पीछा 1 घंटे से अधिक समय तक जारी रहा और हान जियांग अंततः रुक गया। वह जोर जोर से हांफने लगा, लंबी और गहरी सांसें लेने और छोड़ने लगा। आखिरकार तुम रुक गए, चोर। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लू परिवार के पूर्वज की कब्र को लूटने के बाद भाग सकते हो? अधेड़ उम्र के व्यक्ति लू मिंगलू ने हान जियांग की ओर घूरकर देखा और ठंडे स्वर में कहा। हान जियांग ने लू मिंगलू को घूरते हुए कहा, लू कमीने, हालांकि मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ, लेकिन मैं भविष्य में तुम्हें मारने के लिए निश्चित रूप से वापस आऊंगा। मुझे मार डालो। हम्प, क्या तुम्हें मुझे मारने की क्षमता है? लू मिंगलू गुस्से में और भी अधिक हंसा और ठंडे स्वर में चिल्लाया। हान जियांग ने कहा, फिलहाल मेरे पास यह क्षमता नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में मेरे पास यह क्षमता नहीं होगी। कहने की जरूरत नहीं है, भले ही मैं आज यहाँ मर जाऊं,
मेरे अच्छे भाई सेनचांग, मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें अवश्य मार डालूंगा। सेनचांग जब उसने यह नाम सुना तो लू मिंगलू के मुंह का कोना हिलने से बच नहीं सका। उसके हृदय में क्रोध तीव्र हो गया। वह गुस्से में दहाड़ा, तुम दोनों कमीनों ने मेरे ली परिवार के पूर्वज की कब्र को लूटने की हिम्मत की और अब तुम मुझे धमकी भी दे रहे हो। अगर वह हरामी सेनचांग भाग नहीं गया होता और रहस्यमय तरीके से गायब हो गया होता तो क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारे लिए जीवित होता? जो मुझे धमकी देने की हिम्मत करता उसका उपयोग कर रहे हो हम। कोई बात नहीं, आपने मेरे और सेनचांग के साथ जो किया है वह पहले ही सीमा पार कर चुका है। हम स्वीकार करते हैं कि हमने आपके पूर्वज की कब्र को लूट लिया, लेकिन हमने मामले को शांत करने के लिए लूटे गए सभी खजाने भी वापस कर दिए। लेकिन आप सभी हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। भाइयों, चाहे तुम मुझे मारो या न मारो, सेनचांग निश्चित रूप से तुम्हें मारने आएगा और भविष्य में तुम्हारे लू परिवार का सफाया कर देगा। हान जियांग को ठंड से परेशान किया गया। उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वे इस बारे में निश्चित था। इस बार लू मिंगलू पूरी तरह क्रोधित हो गया। असल में उसे उसके कानों के पीछे एक गंदे लड़के द्वारा धमकी दी जा रही थी। वह गुस्से से चिल्लाया, बच्चे, मेरे लिए मर जाओ। उसके क्रोध में अंतहीन विनाशकारी शक्ति बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी। यह बल इतना शक्तिशाली था कि हान जियांग बिजली से भी इसका विरोध नहीं कर सका। हान जियांग घूमा और चट्टान में कूद गया। आप दौड़ना चाहते हैं? हम फ्लूमिंगलू ने हान जियांग का पीछा किया और एक पल में वह हान जियांग के पीछे पहुंच गया। दूर से एक भयानक शक्ति ने हान जियांग के शरीर पर जोरदार प्रहार किया। हान जियांग ने लगातार खून बहाया। इस समय हान जियांग बेहद खतरनाक स्थिति में था। हान जियांग को डर था कि वह सचमुच यहीं मर जाएगा। ताकत के मामले में प्रतिस्पर्धा करने का कोई मतलब नहीं था। उनके बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। उसने पहले भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन लू मिंगलू की शक्तिशाली ताकत के आगे हर कौशल को कुचल दिया गया। पूर्ण शक्ति के सामने सभी साधन बेकार थे। वह शक्तिहीन था। क्या वह सचमुच मरने वाला था? दरअसल हान जियांग किसी अन्य तरीके के बारे में नहीं सोच सकता था। अब वह केवल यही कर सकता था कि सेनचांग ठीक हो जाए और शीघ्र ही उसका बदला लेगा। हान जियांग वास्तव में इस ऑपरेशन में थोड़ा आवेगी था। उन्हीं की वजह से उनकी और सेनचांग की खोज हुई थी। लेकिन वास्तविकता की भविष्यवाणी करना कठिन था। कुछ परिवर्तन अक्सर गलत अनुमानों के कारण होते थे। इस बार यह स्पष्ट था कि हान जियांग ने गलत अनुमान लगाया था। निराशा के ठीक इसी क्षण चट्टान के नीचे से अचानक एक तेज आंधी उठी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ा बवंडर आ गया हो। नीचे से एक विशाल पवन झरना ऊपर की ओर उठा। एक विशाल राक्षसी आंधी के साथ बवंडर फूट पड़ा, जिसने हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। मानो आंधी एक तेज तलवार थी। उसने अंतरिक्ष को काट दिया, जिससे एक अंतराल खुल गया। तुरंत एक भंवर बन गया और एक विशाल चूषण बल ने हान जियांग को घेर लिया। क्या चल रहा है? इस तरह के अचानक बदलाव से लू मिंगलू को झटका लगा। उसकी मधुमक्खियां भी अपना रंग खो देती हैं। वे पीछे हटना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा कैसे कर सकते थे? बहुत तेजी से मधुमक्खियों को भंवर ने निगल लिया और वे दोनों तेजी से भंवर में गायब हो गईं। हान जियांग और लू मिंगलू को निगलने के बाद अंतरिक्ष लंबे समय के बाद अपनी शांत स्थिति में लौट आया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। विकृत स्थानिक मार्ग में एक अज्ञात अवधि के बाद वे मार्ग से बाहर उड़ गए और एक अपरिचित स्थान पर उतरे। हान जियांग ने चारों ओर देखा और पाया कि यह जगह अज्ञात थी। अभी अभी उसने जो अनुभव किया वह बहुत परिचित था। इस तरह वे और सेनचांग अपनी मूल मातृभूमि डार्क वैली की भूमि से सुबह के सितारों की भूमि पर पहुंचे।
फिलहाल उसके सामने जंगल था और आसमान धूसर था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि यह जगह कहाँ है। हालांकि यहाँ की आभा बहुत प्राचीन थी और यहाँ बहुत खतरनाक आभा थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन हान जियांग जानता था कि यह निश्चित रूप से कोई साधारण जगह नहीं है। उसने चारों ओर देखा लेकिन किसी वास्तविक खतरे का पता नहीं चला। इससे हान जियांग ने चुपचाप राहत की सांस ली। चाहे कुछ भी हो, वह एक विपदा से बच गया था। यह सोचकर यह खुश होने वाली बात थी। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। खुद को शांत करने के बाद हान जियांग गहरी सोच में पड़ गया। वास्तव में यह जगह कहाँ है? मैं अभी अभी स्थानिक मार्ग से होकर यहाँ आया हूँ। मैं संभवतः बादलों वाले आकाश क्षेत्र को छोड़ चुका हूँ। वास्तव में यह स्थान कौन सा है? हान जियांग ने सेन चांग से संपर्क करने के लिए एक विशेष साधन का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पाया कि यह बेकार था। यह स्थान बिल्कुल अलग आयाम प्रतीत होता था। इससे हान जियांग के संदेह की पुष्टि हो गई। यह निश्चित रूप से अब बादलों वाले आकाश क्षेत्र का क्षेत्र नहीं रहा। यह मामला सामान्य नहीं है। मैं पहले से ही 2 बार इस तरह की अजीब स्थिति का सामना कैसे कर सकता हूँ? अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो सेन चांग भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि गायब होने से पहले एक अंतरिक्ष भंवर ने भी उसे निगल लिया हो? यह स्थानिक मार्ग अवश्य होना चाहिए, असाधारण हो। लेकिन यह हमेशा मुझे और सेन चांग को ही क्यों निशाना बनाता है? यह सोचकर हान जियांग मदद नहीं कर सका, लेकिन भौहें चढ़ गईं। उसने अपने आसपास छान मारा, लेकिन सौभाग्य से उसने लू मिंगलू को नहीं देखा। यदि लू मिंगलू भी यहाँ होता तो संभावित खतरा अभी भी था और हान जियांग आराम करने की हिम्मत नहीं करता। यदि नहीं तो वे एक विपत्ति से बच गया होता और फिर कुछ बुरा होता। मेरे पास यह जानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि यह जगह क्या है। जब से मैं इस जगह पर आया हूँ, मैं एक समय में केवल एक ही कदम उठा सकता हूँ। यह जगह अवसर की जगह हो सकती है। क्या यह भी एक मौका नहीं है? मुझे शायद लू मिंगलू किसी भी समय सामने आ सकता है। इस समय मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ाना है। साथ ही मुझे जल्द से जल्द इस जगह से परिचित होना होगा और देखना होगा कि यह जगह कैसी है। हान जियांग ने तुरंत अपना मन बना लिया और पत्थर के जंगल में प्रवेश करना शुरू कर दिया। अनजान जगह, अनजान खतरे, यहाँ सब कुछ अनजान था, इसलिए उन्हें सावधानी से काम लेना पड़ा। उसकी निगाहें अपने आसपास पर टिकी हुई थीं। यह जंगल अतुलनीय रूप से विशाल था, लेकिन इसने हान जियांग को हल्का सा महसूस कराया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे ले जा रही हो। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि यह मार्गदर्शन खतरनाक था या नहीं। हान जियांग के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, उसे आगे बढ़ना था। हान जियांग के कान हिल गए। उसने दूर से लड़ाई की आवाज सुनी। लड़ाई की आवाज? कोई लड़ रहा है? क्या यह लू मिंगलू हो सकता है? हान जियांग ने भौहें चढ़ा दी। उसे इस अनजान जगह पर ध्यान आकर्षित होने का डर था। ऐसा लगता है जैसे यह जगह भी खतरे से भरी है। अभी लड़ाई की आवाज से बहुत संभावना है कि लू मिंगलू किसी खतरनाक चीज से लड़ रहा हो। हान जियांग ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। यह अज्ञात क्षेत्र पहले से ही खतरों से भरा हुआ था। वहाँ लू मिंगलू भी था, जिससे हान जियांग को बेहद खतरनाक महसूस हुआ। अपने विचारों को दूर रखते हुए हान जियांग आगे बढ़ता रहा। अंधेरे में एक पत्थर के खंभे के पीछे 2 बेहद बदसूरत काले जानवर जमीन पर लेटे हुए थे। उनकी आंखें उदास और डरावनी थीं। इंसान, एक इंसान को आए काफी समय हो गया है। मुझे इंसान के मांस का स्वाद बहुत याद आता है। वह केवल एक प्रमुख संत है और वे यहाँ मरने के लिए आया है। जी जी, यह इंसान मेरा है। जिंगेओ,
तुम्हें मुझसे लड़ने की इजाजत नहीं है जिंगमो, तुम हमेशा इतने दबंग हो। मैंने हजारों सालों से मानव मांस नहीं खाया है। इस बार चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें यह नहीं दूंगा। हम इसे समान रूप से विभाजित करेंगे। हमें इसे समान रूप से विभाजित करना होगा, तो फिर ऐसा करते हैं। ऊपर का शरीर तुम्हारा है और निचला शरीर मेरा है। नहीं, नीचे का आधा भाग अधिक स्वादिष्ट और रुचिकर है। मैं ऊपरी भाग को नहीं खाना चाहता। चहचहाओ, तुम बेवकूफ हो। तो चलो शुरू से ही अलग हो जाएं। अगर हम इस तरह अलग हो गए तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। मैं अब तुमसे बहस नहीं करूंगा। तैयार हो जाओ और पहले इस लानत मलामत इंसान को मार डालो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सी 210 असंख्य विमान आयाम बूम। जैसे ही हान जियांग आगे बढ़ा, दो काले जानवर दो अलग अलग दिशाओं से उसकी ओर दौड़े। हान जियांग ने भौहें चढ़ा दी। उससे पहले से ही इस अज्ञात क्षेत्र के खतरे से भरे होने की आशंका थी। हालांकि जैसे ही वह पहुंचे, उन पर हमला किया गया, जिससे उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। दो जानवर जैसे जीव और उनकी आभा एक छोटे संत क्षेत्र के जानवर की तरह है। हान जियांग स्तब्ध था, लेकिन इस समय वे केवल एक त्वरित चाल चल सकता था। उसने तुरंत अपनी तलवार उठाई और जानवरों के हमले का सामना करते हुए हमला कर दिया। प्रकाश की किरणें अत्यंत तीव्र गति से शून्य में बह गईं। उन्होंने दो काले जानवरों के शरीर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे घंटियों के आपस में टकराने जैसी कर्कश ध्वनि उत्पन्न हुई। दो काले जानवर विशाल पत्थर की चोटियों से टकराते हुए पीछे की ओर उड़ते हुए भेजे गए। जिस बात ने हान जियांग को अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाने पर मजबूर कर दिया वह यह थी कि ये दोनों काले जानवर उसकी तलवार के हमले के बाद घायल नहीं हुए थे। हान जियांग की तलवार ने दो काले जानवरों के शरीर पर केवल कुछ चौथले निशान छोड़े। कितना मजबूत बचाव है! यह उस सुनहरी बख्तरबंद कठपुतली से कहीं अधिक मजबूत है जिसका सामना मैंने पहले लू परिवार के पूर्वज की कब्र खोदते समय किया था। इसके अलावा इसकी ताकत भी बहुत शक्तिशाली है, जिससे मुझे लगता है कि यह मिलकर भी लू मिंगलू से ज्यादा कमजोर नहीं है। हालांकि ये दोनों जानवर केवल माइनर सेंट दायरे के जानवर हैं। ये दोनों किस तरह के अजीब जानवर हैं, चौंकने के लिए हान जियांग को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोई भी चौंक गया होगा। दर्द होता है। यह इंसान बिल्कुल भी सरल नहीं है, जिंगेओ ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जिंगमो ने अपने होंठ भींचे और कर्कश आवाज में कहा, यह बहुत खतरनाक है। वह हमें केवल एक ही बार से उड़ा देने में सक्षम है। वैसे भी उसने हम पर हमला करने का साहस किया। मुझे लगता है कि जब वह ऐसा कर रहा हो तो हमें उसे आधे हिस्सों में बांट देना चाहिए। अभी भी जीवित है। यह कैसा रहेगा? यह सचमुच एक अच्छा विचार है। जिंगेओ अपने जानवर जैसे मुंह से मुस्कुराया और बोला। जब भान जियांग ने उनकी बातचीत सुनी तो उसके पसीने छूट गए। रुको, मेरा इरादा तुम दोनों को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं बस यहाँ दुर्घटनावश आ गया। मुझे यह भी नहीं पता कि यह जगह कहाँ है। तुम्हें नहीं पता कि यह जगह कहाँ है? दो काले जानवरों ने आश्चर्य से हान जियांग को देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हान जियांग को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि वह कहाँ खड़ा है। हान जियांग ने अपना सिर हिलाया और ईमानदारी से कहा, मैं वास्तव में नहीं जानता। मैं एक स्थानिक मार्ग से सीधे यहाँ आया हूँ। जिंगे और जिंगमो ने एक दूसरे की ओर देखा और ऐसा लगा कि वे कुछ समझ गए हैं। जिंगयो ने कहा, इस जगह में गलती से प्रवेश करने में सक्षम होना, इसे आपका भाग्य माना जा सकता है। हालांकि आपकी ताकत वास्तव में थोड़ी कमजोर है। यदि आप सभी परीक्षण पास करना चाहते हैं तो इसकी कोई संभावना नहीं है। परीक्षण?
कौन सा परीक्षण? हान जियांग का दिल द्रवित हो गया। उसे पहले से ही उम्मीद थी कि यह एक सौभाग्यशाली जगह होगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सचमुच ऐसा ही है। वहां एक परीक्षण था, और वहां अजीब जानवर थे जो उससे बात कर रहे थे। यह स्पष्ट था कि यह कोई साधारण जगह नहीं थी। इसके अलावा, उनकी ताकत और प्रतिभा के कारण दूसरे पक्ष ने उनके बारे में अच्छा नहीं सोचा। यहाँ परीक्षण की आवश्यकताएं इतनी अधिक थीं कि किसी की भी जीभ कांपने लगे। वरिष्ठ हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह जगह वास्तव में कौन सी है और मैं परीक्षा कैसे पास करूँगा? हान जियांग ने फिर पूछा। वरिष्ठ, जैसे कि उन्होंने अभी अभी कुछ नया सुना हो। जिंग एओ और जिंग मो ने अपनी काली आंखों में एक अजीब चमक के साथ हान जियांग को देखा। जिंग मो ने उत्साहित होकर चहकते हुए कहा, आपने वास्तव में हमें वरिष्ठ कहा है? हान जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह सही नहीं है? ताकत के मामले में आप दोनों मुझसे ज्यादा मजबूत हैं, और उम्र के मामले में आप दोनों को 1000 साल तक जीवित रहना चाहिए था। आप दोनों मुझसे बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं आप दोनों को वरिष्ठों को बुलाता हूँ। यह बिल्कुल सही है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको इस पर गौर करना चाहिए। जी जी, जिंग ए और जिंग मो जोर से हंसे, जाहिर तौर पर इसका आनंद ले रहे थे। हान जियांग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उनके संपर्क में आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये दोनों अजीब जानवर वास्तव में काफी सरल दिमाग वाले थे और बहुत परिपक्व नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। ठीक है, यह देखते हुए कि आप काफी अच्छे इंसान हैं, हमने आपको कुछ जानकारी बताने का फैसला किया है। जिंगेओ खड़ा हुआ और उसने इंसान की तरह उसके पंजे पकड़ लिए। इसके बाद कहा गया, आपने असंख्य विमान आयाम में प्रवेश किया है, एक गुप्त आयाम जो असंख्य विमानों से जुड़ता है। आप कह सकते हैं कि यह स्थान पूरे अराजकता में फैले हुए हजारों उच्च स्तरीय गुप्त क्षेत्रों से जुड़ता है। आमतौर पर असंख्य विमान आयाम में प्रवेश तय है। हालांकि कुछ हजार साल पहले एक बेहद शक्तिशाली इंसान, नहीं, वह एक लड़की थी। नहीं, एक लड़की स्पष्ट रूप से एक इंसान है, लेकिन वह नहीं थी। हाँ, वह एक इंसानी लड़की की तरह दिखती थी, लेकिन वे एक इंसान से बिल्कुल अलग थी। लेकिन वह कैसे अलग थी? हाँ, मुझे पता है। वह सभी प्रकार के पौधों को नियंत्रित कर सकती थी, बेतरतीब ढंग से एक पौधे को उसकी सीमा तक बढ़ा सकती थी और यहाँ तक कि उनमें हेर फेर भी कर सकती थी। वे उस स्थान पर हर चीज को नियंत्रित भी कर सकती थी जहाँ पौधे पाए जा सकते थे, जिसमें पृथ्वी, हवा, आकाश और शून्य तक सीमित नहीं थी। जैसे ही जिंगएओ ने समझाना शुरू किया, वह भ्रमित और हैरान लग रहा था और उसे नहीं पता था कि उस व्यक्ति को कैसे परिभाषित किया जाए। लेकिन आखिर में वह समझाने में कामयाब रहे। हान जियांग हैरान था और पूछना चाहता था, लेकिन उसे जिंगमो ने टोक दिया, जो जिंगएओ के पीछे आया और बोला, हाँ, वह वास्तव में भयानक रूप से शक्तिशाली थी। उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं थी। उसने वास्तव में असंख्य विमान आयाम के नोड्स में से एक को तोड़ दिया था। क्रोध के कारण यह स्थिर आयाम डगमगा गया और कुछ खामियां प्रकट हुईं। यह आयाम तुरंत अस्थिर हो गया और समय समय पर स्थानिक ऊर्जा की लहरें हर भूमि को जोड़ने वाले प्रत्येक नोड के माध्यम से तूफान उठाती थीं। जिनके पास इस आयाम से जुड़ा एक गुप्त क्षेत्र होना चाहिए, ऐसे ही एक स्थानिक तूफान का सामना करना पड़ा जो आपको यहाँ ले आया। जिंगमो, आप उस भयानक इंसान के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, एक लड़की। नहीं, एक राक्षस। जो भी हो, उसके बारे में बात मत करो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन है। हाँ, आप सही हैं, जिंगेओ। मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। उसके बारे में सोचने मात्र से मैं डर से कांप उठता हूँ। वैसे भी चलो उसे कुछ दिलचस्प बताएं। सुनो, मानव लड़के,
इस जंगल में लाखों मील भूमि है। जब तक आप इस जंगल से गुजरते हैं और एक नए क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, आपको एक लाभ प्राप्त होगा जो बढ़ावा देगा आपका विकास तुरंत हो जाएगा। आइए यहीं रुकें। हमने उसे काफी कुछ बता दिया है। हाँ, हमें यहीं रुकना चाहिए। सुनो मानव, तुमने हमें वरिष्ठ कहा है, इसलिए हम तुम्हारी जान बख्श रहे हैं। लेकिन इस जंगल के अंदर अनगिनत खतरे हैं। बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो और हर कदम सावधानी से उठाओ, अन्यथा तुम किसी और का भोजन बन सकते हो और इससे तुम्हें पीड़ा होगी हमें, क्योंकि आप मूल रूप से हमारा भोजन थे। अब तुम जाओ। दोनों जानवरों ने अब बात नहीं की और जिस दिशा से वे आए थे उसी दिशा में लौट गए, जिससे हान जियांग स्तब्ध रह गया। ये दोनों जानवर सचमुच अजीब थे। एक बार जब वे बात करना शुरू करते हैं तो थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुकते। वे तब तक बातें करते रहते हैं जब तक कि उनकी बात करने का उद्देश्य समाप्त नहीं हो जाता। लेकिन कम से कम उसे इन दो जानवरों से बहुत कुछ सीखने को मिला। वह उस लड़की के बारे में भी उत्सुक हो गया जो पौधों को नियंत्रित कर सकती थी और पृथ्वी, हवा, आकाश और शून्य में हेरफेर कर सकती थी। ऐसा व्यक्ति वास्तव में एक भयानक अस्तित्व है। इसके अलावा यह असंख्य विमान आयाम जो अराजकता में फैले हजारों गुप्त स्थानों से जुड़ता है, यह भी एक बहुत ही खास जगह है। इसे सुबह के सितारों की भूमि में एक निश्चित गुप्त क्षेत्र से जुड़ा होना चाहिए। और यदि यह सच है तो अंधेरी घाटी की भूमि से सुबह के सितारों की भूमि में उसका आगमन और सुबह के सितारों की भूमि से इस असंख्य विमान आयाम में कोई संबंध नहीं है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग मामले हैं। अब जब उसने इसके बारे में फिर से बात की तो यह वास्तव में मामला था। वह और सेन चांग एक खजाने की वजह से मॉर्निंग स्टार्स की भूमि में समाप्त हो गए, जिसे उसका दुश्मन किसी अन्य व्यक्ति से चाहता था। उसे और सेन चांग को अपनी लड़ाई का सामना करना पड़ा। उस खजाने को रखने वाले व्यक्ति ने खजाना उनकी दिशा में फेंक दिया और वे खजाना ही वही कारण था जिसके कारण वे सुबह के सितारों की भूमि पर पहुंचे। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ ताकत बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। फिर मैं लू मिंगलू को मार डालूंगा और सुबह के सितारों की भूमि पर लौटने के तरीकों के बारे में सोचूंगा। और फिर मैं सेन चांग की तलाश शुरू कर सकता हूँ, या हो सकता है सेन चांग भी इस असंख्य विमान आयाम में है। आखिरकार वह भी लू परिवार की खोज से भागते समय अचानक गायब हो गया। अपना सिर हिलाते हुए हान जियांग ने एक गहरी सांस ली और आगे की ओर देखा, अपनी यात्रा शुरू करने और इस जंगल को छोड़ने के लिए तैयार था। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।